जय हिंद साथियों, आपका हमारा YouTube चैनल यूपीएसआई आदित्य सिंह पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2022 में जो पेपर हुआ था 10 जनवरी 2023 को, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। वैसा ही पेपर है जो आपका पेपर में आया हुआ था। तो एसएससी जीडी के बारे में पहले थोड़ा मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू ही मैं 2012 वाली वैकेंसी में 2011 से एसएससी ने कराना स्टार्ट किया था। 2011 में रनिंग पास किया, लेकिन मुझे चेस्ट में फेल कर दिया गया था, यानी अंडर चेस्ट किया गया था। पहले मेरा चेस्ट हो गया था 81 था, फिर 88 मैंने 7 सेंटीमीटर फुलाया था, लेकिन उसने मतलब नापने वाले ने इतना बहुत टाइट कर दिया, स्टील वाला स्टेप था। तो इस कारण जो है क्या हुआ, 79 से 86 उसने किया, तो मिनिमम वाले में 1 सेंटीमीटर मेरा कम रह गया, तो उसने फेल कर दिया। फिर अगली बार जब वैकेंसी आई तो वहीं गोरखपुर से ही एसएसबी का सेंटर है, तो वहीं से जहां पे फेल हुआ था वहीं से सब कुछ मेरा क्लियर हुआ, मेडिकल फिजिकल हर चीज। और 2013 में जाके ज्वाइनिंग हुआ, अक्टूबर में सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग किया, और 2013 से 21 तक मैं सीआईएसएफ में रहा। राजस्थान में ट्रेनिंग किया मैंने, 3.5 साल मेरा पोस्टिंग एनटीपीसी कोरबा छत्तीसगढ़ में रहा। 3.5 साल मेरा पोस्टिंग एनएमडीसी आपका दंतेवाड़ा में यूनिट है छत्तीसगढ़ में। कुल मिला के ट्रेनिंग को 8 साल लगभग मैं सेवा में रहा। 2021 में रिजाइन किया मैंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, फिर 2 साल घर पे रहा। तो कई लोगों का डाउट रहता है कि बेनिफिट कुछ मिलता है क्या, तो उसका लगभग 2500 रुपए मुझे पेंशन मिलते हैं जो मेरे एनपीएस में कटे थे, तो एक जरूर हेल्प के रूप में मेरे लिए काम करता है, ठीक है। और उस सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। मैं लगातार समझ लीजिए एक स्टूडेंट की तरह लाइफ जिया अपना, मतलब एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के बाद भी एक अपने आप को मैं एक स्टूडेंट तब भी मानता था, और आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता हूं, तभी जाके आपको इतना हेल्प कर पाता हूं। अगर एक स्टूडेंट की तरह मैं अपने आप को नहीं मानता तो मैं निश्चित बता रहा हूं आप लोगों के लिए इतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि एक स्टूडेंट का जितना समझ सकता है, मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि एक टीचर बहुत मुश्किल है कि उतना समझेगा, ठीक है, परिस्थितियों को, हर चीज को। इसी वजह से हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप लोगों के लिए एक दिन एसएससी जीडी का टेस्ट, एक दिन यूपी पुलिस का टेस्ट, अग्निवीर का टेस्ट, आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट, क्योंकि इसकी तैयारी करने वाले जो है वो लड़के होते हैं जो हर तरह की किताबों को, सीजीएल उजीएल वाले में तो थोड़ा अच्छा लेवल का लड़का जाने लगता है, मतलब फाइनेंशियली भी जिनका अच्छा है, भाई जिनका अच्छा है तभी ना जाके दिल्ली पढ़ पाएगा, या लेकिन जो अग्निवीर का गांव में तैयारी कर रहा है वो बताइए कितना किताब खरीद पाएगा। एसएससी जीडी का जो तैयारी कर रहा है कौन कौन सी किताब खरीदेगा भाई वो। और पीडीएफ मिल भी जाएगा, एक बार में बंडल कोई आपको कुछ दे भी दे, ठीक है, तो आप उसका सही से उपयोग नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं आपको एक एक बाइट दे रहा हूं, एक एक चीज दे रहा हूं हर दिन, ताकि आप उसका सही से उपयोग करें मेरे द्वारा बताई हुई बातों को। 2010 से मैं कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में हूं, ठीक है, तो 2010 से अब तक आप जोड़ेंगे तो 14 साल लगभग हो गए। तो इन 14 वर्षों का जब अनुभव आप मेरे से लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी आपको अल्फाबेट ऑर्डर के रूप में सेट करना है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करिएगा, देखिए ऐसे प्रश्न को करना क्या है आपको, यहाँ पे पहला लेटर से स्टार्ट करिए, यहाँ भी एम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ ए जो मिल रहा है उसको काट दीजिए। अब यहाँ पाएंगे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे टी है। तो एन एन एस जी टी, सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि इन लेटर में
NSGT में सबसे पहला लेटर हमारा कौन सा आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो हमारा 4 नंबर से स्टार्टिंग होगा। तो 4 नंबर से कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट है? पहला ऑप्शन और दूसरा, यानी बाकी सी और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे और अब 4 की गिनती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, यानी या तो पहला आएगा या तो दूसरा। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो इसको हटाते हैं, n को अब हम लोग हटा देते हैं। अब n के आगे बढ़ेंगे तो a और n में पहले कौन आएगा? निश्चित ही a पहले आएगा। तो 4 के बाद 2, फिर 1 आ जाएगा। और 4 के बाद 2 कहाँ पे है? सिर्फ यहीं पे है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके आगे आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 के बाद अगर आपको पता चल गया कि यही 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 4 के बाद 1 या 2 में से कौन आ रहा है, तो यहीं से सिर्फ इन्हीं 2 को मिलाने के बाद आपका आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। और इसी तरह से आप एग्जाम में समय बचा सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? तो हमारा सीरीज क्या बन रहा है? 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। तो 33 से 47 तक जाएंगे आप, तो क्या किया गया है? +14 किया गया है। 33 में 14 जोड़ेंगे 47 आएगा। देखिए 33, 47 +14 किया गया। फिर -3 करेंगे तो 44 आएगा। फिर 14 जोड़ेंगे तो आपका 58 आएगा। फिर -2 करेंगे तो 56 आएगा। फिर 14 जोड़ेंगे तो आपका 70 आएगा। फिर 1 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। अब बारी क्या आ रही है? 14 जोड़ने की। तो 69 में 14 जोड़ देते हैं। 9 4 13, 6 1 7 1 8, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 83। ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। करें उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। तो देखते हैं ऐसे को, आप इसको योर को एक्स पी ई जे, तो आप पाएंगे यहाँ पे y से x लाने के लिए -1 और यहाँ +1। इसी तरह उसको भी करिए, बैंक को BANK, y से -1 यानी यहाँ पे a आना चाहिए, o में 1 यानी यहाँ b। तो आप देखिए किस ऑप्शन में a और b है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर हमें आंसर 2 से निकल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। लेकिन और आप देखना चाहें बाकी में क्या हुआ है, तो देखिए u का उल्टा f होता है और f में से 1 माइनस किया गया है। उसी तरह n का उल्टा m होता है और m में से 1 माइनस किया गया है। r का उल्टा i होता है और 1 प्लस किया गया है। k का उल्टा p होता है और 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? q। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ABLQ। करें नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? गुणे और प्लस को। तो अगर यहाँ मान लो प्लस कर देते हो और यहाँ पे आप गुणा कर देते हो, तो यहाँ गुणा करोगे तो सबसे पहले क्या 7, 16 में 7। तो देखो समीकरण को देखोगे ना आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 16 में 7 का भाग हो रहा है तो आसानी से भाग नहीं जाएगा। आप देखो कहाँ पे भाग को बदलने वाला है, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ भी है, यहाँ भी। तो अब डायरेक्ट इन्हीं ऑप्शन पे आ जाओ, भाग और गुणा। मान लो यहाँ पे गुणा कर देते हो, यहाँ पे भाग कर देते हो, तो अब 36 में 16 का भाग आसानी से नहीं जाएगा, तो इसको हटाओ। भाग और प्लस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या कर दो? प्लस कर दो और यहाँ पे क्या कर दो? भाग कर दो। नहीं, इसको भी करके देख लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है? एक बार इसको भी करके देख लेते हैं भाई। गुणा हो गया, यहाँ भाग हो गया। लेकिन ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 76 से ज्यादा वैसे ही हो जाएगा। 16 का साथ में गुणा करेंगे, 42 जोड़ेंगे तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, सॉरी डी ऑप्शन पे आ जाते हैं, भाग और प्लस वाले पे, यानी यहाँ पे भाग और यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, एक मिनट, गुणा और प्लस, गुणा और प्लस, यहाँ पे अगर गुणे कर दें और यहाँ पे प्लस कर दें, पहला ऑप्शन से देखना था हम लोगों को, तो 42 और गुणे 16/7, यही पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है सही हो जाएगा। -36 + 16, ठीक है, तो 7 से इसको कर देंगे, 16 छक्का 96 -36 + 16, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 36 जाएगा 60 और प्लस 16, तो हमें किस ऑप्शन को बदलने से, पहला ऑप्शन को बदलने से ही आ जाएगा। करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 31, के बाद 156 क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 जोड़ दोगे 31 आ जाएगा, 31 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 जोड़ दोगे 156 आ जाएगा, 156 में अब जो है इसका 5 का मल्टीप्लाई करो, 1 जोड़ दो, तो अब देखो इकाई का अंक से भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या? इकाई का अंक से। जब आप 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0, और 0 में जब इकाई का अंक में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 1। तो देखो इकाई का अंक कहाँ पे है हमारा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सब जगह इकाई का अंक क्या दिया है आपका? 5 दिया है, हमारा यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 156 का 5 में मल्टीप्लाई भी कर लो, देखो 5 छक 30 को 0, 3 बचा, 5 पचे 25, 3 28 को 8, 2 बचा, 780 और 1, हमारा आंसर क्या आ गया? 781। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो पहले क्या है? प्लस और माइनस, तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो क्या 18 में 5 का भाग जाएगा सही से? नहीं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, भाग और माइनस को करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग, यहाँ पे माइनस, क्या अब भी भाग जाएगा सही से? 5/9 नहीं, इसको भी छोड़ते हैं अभी। गुणे और भाग, यानी यहाँ पे भाग करते हैं और यहाँ पे गुणा करते हैं। अब देखते हैं, 72 में 6 का भाग देंगे 12, प्लस 18 का 5 में गुणा करेंगे 90 और -9, तो 90 में 12 जोड़ेंगे 102, 102 में से 9 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा क्या? 93। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कोडित किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में फ्लेवर को कैसे कोड किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या है, आप लेटर लिख के देखा करें। क्या? जैसे आपका ए फोर्स है तो इसका लेटर लिखा करें, ठीक है, तो देखिए फोर्स का लेटर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 + 15 + 18 + 3 + 5, अब जोड़ते हैं, 6 3 9 5 14 15 29 और 18 47। फ्लेवर का जोड़ते हैं, एफ का 6 12 1 22 15 21 18, 18 और 22 40, 40 और हमारा हो गया, इसको जोड़ते हैं, 21 1 22, 22 12 34 6 40, 40 40 80, 10 90, 5 95, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
कह रहे दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए ई से स्टार्ट हुआ है, एफ जी +2 हुआ, यहाँ पे प्लस, देखिए ई से जी तक पहला लेटर लीजिए, ई जी के क्यू, पहला लेटर सबसे पहले, यहाँ पे दूसरा लेटर जेड एक्स टी एन, तीसरा लेटर एफ एच एल आर। अब देखिए यहाँ +2 किया गया, यहाँ पे +4 किया गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे +6 किया गया, यहाँ पे -2 किया गया, -4 किया गया, -6 किया गया, +2 +4 +6। अब क्या बारी आती है, यहाँ पे +8 की बारी आती है, तो 17 में 8 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, यानी y से स्टार्ट होगा। यहाँ -8 घटाना है तो n में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि h आ जाएगा, सॉरी f आ जाएगा, क्योंकि 14 में से 8 घटाने 6, तो 6 का क्या होता है, f होता है। तो y के बाद f कहाँ पे ऑप्शन में है, सिर्फ हमारा ऑप्शन सी में है। y के बाद जो है f कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से U तक अक्षर बने हैं। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात करें। तो जब भी आपको ऐसा दो पासा दिया हो जिसमें दो कॉमन हो, क्या हो, दो कॉमन हो, यहाँ देखो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, तो बाकी जो तीसरा होता है एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी आर के विपरीत फलक पे हमेशा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो हमसे यू के किसके विपरीत पूछ रहा है, यू का, तो क्या हो जाएगा, यू का विपरीत आर हो जाएगा। 1 मिनट मैं थोड़ा पानी ले आता हूं। इसको कार्ट लाइट को क्या लिखा जाता है, STRAWHANDLE, प्लग लाइट को टूज हैंडल। तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा, कार्ट प्लग को टूज स्ट्रा, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अभी देखिएगा, अब यहां से हम लोग कलर अलग करते हैं। अब क्या कर रहा है, काट के लिए शब्द क्या होगा, आपको इसका शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लग कहाँ का कॉमन है, प्लग यहाँ भी है, प्लग यहाँ भी है, यानी अब देखिए टूज से टूज कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्ट्रा बच जाएगा। तो स्ट्रा का क्या हो जाएगा, हमारा कार्ट का क्या हो जाएगा, कार्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कथन दिए रहते हैं और कथन से निष्कर्ष निकालना होता है, वास्तव में भले ही चाहे कुछ भी हो। तो देखो क्या कह रहा है, सभी बोतल बैग हैं, क्या कह रहा है, ये जो है सभी आपके क्या है, बोतल हैं। तो फिगर कैसे बनेगा, इन सभी बोतलों को आपको क्या करना है, बैग के अंदर कर लेना है। अब कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग को हम क्या कर देते हैं, पेंसिल कर देते हैं। कुछ पेंसिल शार्पनर हैं,
ए आपका शार्पनर हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ शार्पनर बोतल हैं, क्या एक कुछ शार्पनर बोतल से टच हो रहे हैं, तो नहीं, तो यानी निष्कर्ष एक नहीं निकलेगा। कुछ बोतल पेंसिल हैं, क्या ये बोतल का एरिया पेंसिल से टच हो रहा है, क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब आपका हर केस में जो है होने लगेगा तभी आपका निष्कर्ष निकलेगा, यानी हमारा ए भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठे हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए 6 व्यक्ति हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है, सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अब यहां देखिए कहा है सोनल प्रिया के दाएं और ठीक बगल में बैठी है, तो हम क्या करेंगे, सोनल को सबसे पहले बैठाएंगे। किसके, प्रिया के ठीक दाएं हमने सोनल को बैठा दिया। क्या कर रहा है, सोनल, प्रिया और स्वाति के बगल में। सोनल किसके बगल में है, प्रिया और स्वाति, तो स्वाति को कहां बैठाना पड़ेगा, यहां पे बैठाना पड़ेगा। अब क्या कह रहा था, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति यानी तारा या तो यहां आएगी या तो यहां आएगी, तारा यहां नहीं बैठ सकती है। काया, जया और तारा के ठीक बीच में है। काया जो है जया और तारा के, तारा यहां नहीं आ सकती है, तो तारा के लिए एक स्थान बचा और जया यहां पे आ जाएगी। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रिया के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिया का बायां लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ए, और यहां पे कौन बैठा है, तारा बैठी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो क्या है, देखिए ZACF, ZACF, तो Z पहला लेटर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। Z का वैल्यू होता है 26, 26 में से 3 घटाएंगे W आ जाए। इसी तरह A का 27, 27 में से 3 घटाएंगे X आ जाएगा। C में से 3 घटाएंगे Z आ जाएगा। F में से आप 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप चेक करिए क्या यहाँ पर भी 3 घटाया गया है, Q में से 3 घटाने पर N आएगा, R में से 3 घटाने पर O आएगा, T में से 3 घटाएंगे तो Q आ जाएगा, W में से 3 घटाएंगे तो T आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर से भी 3 घटाते हैं, तो W में से 3 घटाएंगे तो T आ जाएगा, X में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 यानी कि U आ जाएगा। और T के बाद U कहां पे है, सिर्फ ऑप्शन में ए में है। कहां पे, सिर्फ ऑप्शन ए में। 26 में से 3 घटाएंगे तो W आ जाएगा, Z में से, C में से 3 घटाएंगे तो Z आ जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी आप रोटेट नहीं कर सकते हो। तो देखो ऐसा फिगर कहीं पे है क्या, 3 लाइन से सर्च करो, क्या कहीं पे 3 लगातार लाइन है, नहीं। इसको देखो इस तरह से, क्या है, क्या कहीं पे नहीं है। क्या इस तरह से ए वाली लाइन पे त्रिभुज बना है क्या, यहां नहीं बना है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। जो जो इस तरह की लाइनें हैं उनको देख लो, नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन, इस लाइन को देखो, यहां पे, फिर इस लाइन को यहां पे, फिर इस तरीके से, फिर ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए हैश बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो पहला देखिए, ए एट द रेट बी, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, बी ए का भाई है। बी किसका भाई है? ए का भाई हो गया। बी हैज सी, बी हैज सी का अर्थ है बी ए की बहन है, यानी सी बी की बहन है, सी बी की बहन हो गई। सी प्लस डी, सी प्लस डी, ए प्लस डी का अर्थ है बी ए का पिता है, डी डी किसका पिता हो गया? डी अगर सी का पिता है तो तीनों का पिता हो जाएगा। और ई इनका भी पिता है, ई जो है डी का भी पिता है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई जो है क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में है। डी जो है ई और ठीक बगल में, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में है तो जहां पे हमें कंफर्म पता चलता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ए ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर हो गया। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। डी जो है ई और बी के ठीक बगल में, डी जो है ई और बी के ठीक बगल में हो गया कि नहीं हो गया? जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में सभी व्यक्ति आ गए कि नहीं आ गए? अब पूछ रहा है सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? हमारा एफ बैठा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित। तो क्या है? कंफर्ट। तो लिखते हैं COMFORT। फिर क्या है कंफर्ट का? OCFMTRO। तो क्या हो जाएगा? इस तरह से टी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आएगा ओ, यहाँ पे लास्ट का 3 ऐसे किया है। इसी तरह हम डिजिटल को करते हैं, DIGITAL, IDIGLAT हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। करें, यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? तो यहाँ पे देखो, तीर जो सबसे पहले था इनको हम नंबर से दिखाते हैं। तीर को 1 से, ओ को 2 से, इसको या ऐसे ही देखिए, त्रिभुज गोला 2B, सॉरी, तीर गोला 2B त्रिभुज। क्या हुआ? तीर गोला 2B त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसको देखिए, यहाँ पे इस तरह से यहाँ बना लेते हैं। 2B गोला यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, B आ गया, त्रिभुज आ गया और यहाँ पे तीर आ गया। तो आप देखेंगे ए चला गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे, इस तरह से और इस तरह से। पहला अंतिम में चला गया, बाकी इस तरह से हो गए आपके। ठीक है, इन दो में ए रिलेशन हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे बी की जगह क्या आ गया? यू आ गया, यानी जो बीच वाला है ये बदल जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका संबंध बन जाएगा। ठीक है,
अब क्या बन जाएगा, इसका संबंध। तो अब आप क्या करिए, ये तो बदला ठीक है, इसका यहां पे क्या रिलेशन बन रहा है, ये चीज हमें निकालना होगा। अब क्या हो जा रहा है, त्रिभुज तीर यू ओ टू, तो क्या किया, त्रिभुज यहां आया, तीर यहां आया, ओ यहां गया, टू यहां गया। तो देखिए जो संबंध इसका यहां बना है, ठीक है, उसी तरह अब इसको यहां बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज यू ओ टू। तो यहां देखो, यहां बी का बदल गया, यानी यहां पे हमारा क्या होगा, कोई जो है बदलेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ओ और यू में से कोई हटेगा, और कौन हट रहा है, बीच वाला ये हट रहा है, यही तो बदल रहा है, तो इसी को हटाया जाएगा। तो कैसे, देखिए इस तरह से किया गया है, इसको हटा दीजिए, इससे नहीं मतलब है ज्यादा, हमारा मतलब किससे है, इस तरह से बदलना है। तो तीर यहां पे था, तो त्रिभुज को ले आइए यहां पे, सॉरी त्रिभुज नहीं, एक मिनट, ये चौथे नंबर वाला फर्स्ट पे आएगा, यानी 2 से स्टार्टिंग हो जाएगा, फिर 5वां वाला आएगा, फिर कौन आ जाएगा, पहला और दूसरा कहाँ जा रहे हैं, दूसरा जा रहा है अंतिम पे, पहला जा रहा है चौथे पे, तो दूसरा वाला जा रहा है अंतिम पे, दूसरा वाला अंतिम पे, पहला वाला यहां आ जाएगा। तो देखिए हमारा अब देखना है, 2 के बाद त्रिभुज हो, 2 के बाद त्रिभुज कहां पे है, 2 के बाद त्रिभुज यहां भी है, 2 के बाद त्रिभुज यहां है, 2 के बाद त्रिभुज यहां नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अंतिम में यू हो, यू के पहले त्रिभुज हो, अंतिम में यू हो, यू के पहले त्रिभुज हो, यहां भी हो। लेकिन आपको यहाँ पे ओ को सेम नहीं लिखना है, यहाँ पे देखिए बी की जगह क्या आ गया, अलग नंबर आ गया। इसी तरह से यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ओ की जगह अलग कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया सिंबल, तो हमारा सिंबल वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। करे दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सी का तो सेम बनेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी यहां भी सेम है, यहां भी, यहां भी। अब एल का क्या हो जाएगा, इस तरह से एल बनना चाहिए, तो यहां पे बना है, यहां पे बना है, तो ऑप्शन डी को काट दीजिए। के जब आप पलटेंगे तो यहां पे ए वाला के गलत हो जाएगा, हमारा के इसी तरह से बन जाएगा अपोजिट में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करें उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। घटकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी, जैसे 13 मान लीजिए, 13 पर संचालन जैसे जोड़, घटाना, गुणा आदि किया जा सकता है। 13 को 1 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 20 और 30 को जोड़ के 9 का गुणा किया गया है। 20 और 30 जोड़ेंगे क्या, 50, 50 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 450। 35 और 25 जोड़ेंगे 60, 60 में 9 का गुणा करेंगे 540। तो इसी तरह से 18 और 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 9 का गुणा करेंगे 225। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन है जीके का, तो जीके में कहूंगा अगर आप घटना चक्र का जीका से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद मिलेगा। घटना चक्र का जीका बुक आता है और साथ में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लेंगे तो आपके जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा, ठीक है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो अगर आपसे पूछता कि पहली जनगणना कब हुई थी, तब आपका आंसर होता 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन आपसे पूछ रहा है पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में, और उस समय वायसराय जो भारत का था कौन था, रिपन था। कब, 1881 में। और ये भी लिख लीजिए कौन वायसराय था, तो रिपन जो है वायसराय था।
अरेबिका कॉफी जो है किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक। सबसे ज्यादा कॉफी के लिए कौन सा राज्य फेमस है? तो कर्नाटक। राजस्व प्राप्तियां क्या है? गैर प्रतिदेय हैं क्योंकि वह सरकार पर दावा नहीं करती है। 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो देखते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, जो चीज नहीं पता है क्या? कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने। तो सोचिए 22-23 का पेपर है और 2017-18 का पूछ रहा है, तो करंट कितना भी पढ़ लीजिए गारंटी नहीं रहता है कि कब का पूछ देगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो कौन सा महोत्सव है वो? पोला महोत्सव। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों को 5 महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो व्यक्ति कौन थे? मिहिर सेन। याद रखिएगा कौन था? मिहिर सेन। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था कब से कब तक था? 1985 से 90 तक था। कब तक? 1985 से 90 तक था। और इसका मुख्य टारगेट जो था खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यानी किसके द्वारा किया जाता है? इसका क्वेश्चन का मतलब है कि निर्वाचक मंडल में होता कौन कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद आप याद रखिएगा कौन सा है? अनुच्छेद 54। क्या अनुच्छेद 54 में है? अभी मैंने जो हाल ही में एक वीडियो बनाया है अनुच्छेद, तो उसमें जाके देखेंगे, मैंने बताया है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मास और मार्केसिया जो है ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। आपको वीडियो में कमेंट करना है कि कर्क रेखा जो है सबसे पूर्व में किस राज्य से स्टार्ट होती है और सबसे पश्चिम में किस राज्य से? यानी यहाँ पे सबसे पश्चिम में कर्क रेखा कौन सा राज्य है और पूर्व में सबसे कौन सा राज्य है? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ऋषभ पंत को। तो इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन है जो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो समर्थ योजना है आपका, तो आप लोग योजना पढ़ लिया करिएगा एग्जाम से पहले। इसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर, योजना, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको पढ़ के जाया करिएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के समय में। आपको कमेंट करना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कितने लोगों का क्वेश्चन आंसर आता है। सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को किसने शामिल किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने। जागोई भारत शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई जो है किसका है? मणिपुरी नृत्य का एक प्रमुख शैली है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 बैंक नोट के पिछले हिस्से पर कौन सी आकृति है? तो 2000 पे आपका मंगलयान है। आपको कमेंट करना है कि लाल किला जो है किस पे है। ठीक है, अभी लाल किला बताना है आपको। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद थे? यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आप 1 घंटे का वीडियो देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने वहां पे बताए हुए। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, मैंने वहां पे वो भी क्वेश्चन बताया, यानी 1 घंटे के और ये पेपर मैंने देखा भी नहीं था। सोचिए 1 घंटे के वीडियो से आपका 3 क्वेश्चन SSC GD का फायदा। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें।
तो क्या किया जा सकता है? कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके नहीं, जलने का तापमान कम करके नहीं, दहन प्रक्रिया की दक्षता में क्या किया जाएगा? वृद्धि करके। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो छऊ में, छऊ। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को ध्यान रखिएगा, निलंबित नहीं किया जा सकता। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दोषी ठहराया जा सकता है। उस समय प्रचलित विधि का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तभी उसको दोषी माना जाएगा, ये नहीं कि बाद में विधि बना दिया जाए और अपराध पहले किया है। और उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको कमेंट करना है अनुच्छेद 21 का क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। अनुच्छेद 41। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पे 28,500, तो देखो 45% भोजन पे, 5% वृद्धाश्रम में, यानी खर्च कितना कर दिया? 45 और 5 50%। 50% का वैल्यू कितना है? 28,500। आपको बताना क्या है? ए का वेतन कितना होगा? ए का वेतन 100% होगा, यानी यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 57,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग तरीकों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस पूरी यात्रा के दौरान क्या बताना है? औसत गति बताना है। तो चलिए देखते हैं। 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से दूरी क्या? 20। यहाँ पे हम लोग टाइम लिखेंगे, कितना घंटा लेगा? 4 घंटा लेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लग जाएगा? 5 घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटा। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20, 15, 35, 10, 45, 24, 69। समय जोड़ दीजिए, 4, 5, 9, 5, 14, 6, 20। कुल दूरी बटे कुल समय, 20 से ही भाग देते हैं। 20 तिहाई 60, 9 बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे। 90, 20 चौक 80, 10 बचा, 20 बचे 100, यानी हमारा कितना आ जाएगा? औसत चाल 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कड़ी में 6 और कड़ी में 8 और कड़ी में 21 का चौथा समानुपाती क्या करें? ज्ञात करें। तो चौथा समानुपाती निकालना होता है तो दूसरे और तीसरे का गुणा करके पहले से भाग दो, यानी कड़ी में 8 और गुणे कड़ी में 21 बटे कड़ी में 6। तो इस कड़ी में 8 को क्या लिख सकते हो? कड़ी में 2 और फिर 2 लिख सकते हो, गुणे 2, या कड़ी में इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 7। इसको क्या लिख सकते हो? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3। अब देखो आप, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया। 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर लिख दीजिए और यहाँ पे कड़ी में 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 कड़ी में 7, ऑप्शन डी, चौथा समानुपाती। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है, तो जब गति आधी हो जाएगी तो समय कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो पहले 5 घंटा लगता था, अब सेम दूरी को 10 घंटा लगेगा। और क्या?
जब आपका गति आधा हो जाएगा तो समय हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो पहले 5 घंटा लगता था, अब 10 घंटा लगेगा। तो पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा, तो 10 में से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, यानी 5 घंटा हमारा क्या हो जाएगा, अधिक लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन एक टेबल को 2,832 रुपए में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए 2,832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18%, तो इसको क्या करिए, 100 में जोड़ के 18 से भाग दीजिए और गुणा क्या कर दीजिए, 100 से। अब इसको करते हैं, 2 से कट करेंगे तो 59 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 50 हो जाएगा। 59 से कट करते हैं, 4 बार जाएगा, पहली बार 6 चौक 240, 236 हो गया, 236 हो गया, तो कितना बचेगा, 43 4 47, 472। अब कितनी बार जाएगा, 472, 8 बार जाएगा। 48 का 50 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2400। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 40 और 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 41, 43, 47। कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। बेलन का व्यास क्या है, तो क्या करेंगे हम, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो शंकु के लिए 1/3 पाई r1, r यहाँ पे क्या है 9, तो 9 गुणे 9 और गुणे h कर देते हैं 15, और उधर पे बेलन पिघलाया जा रहा है तो पाई r का वैल्यू पर नहीं पता है तो यहाँ पे r का वैल्यू लिख लेते हैं, r स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, 45। बेलन का आयतन यानी शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो पाई से पाई कट गया, 3 से कट करेंगे 3 बार, 15 से 45 को कट करेंगे 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, r स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9, r का वैल्यू आ जाएगा 3। आपसे पूछ रहा है बेलन का व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 6। 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेंगी, कब बजना स्टार्ट होती हैं, 9 बजे। तो इनका आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 12, 18, 24, 36, 45 का, 12, 18, 24, 36, 45 का। तो आप देखो सबसे बड़ी संख्या क्या, 45, तो 45 का 90 किया, क्या 90 में 24 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 45 का फिर हमने 3 गुना 135, 24 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 45 चौके 180, 180 में क्या सभी का भाग जाएगा, 24 का भाग नहीं जाएगा। तो जब अब इसका क्या करो, जस्ट डबल कर दो, 360, तो 360 में 12 का भी भाग जाएगा, 18 का भी भाग जाएगा, 24 का भी भाग जाएगा, 36 का भी जाएगा, 45 का भी जाएगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो 360 सेकेंड है, 6 का 60 का भाग दे दो, यानी कि 6 मिनट के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9:06, ऑप्शन डी। 49 क्या कह रहा है, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में, सी उसको 10 दिनों में। ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ये अकेले पेंटिंग करना शुरू करता है, यानी पहले ए, बी और सी तीनों का लिख लेते हैं। ए 12 दिनों में, बी 8 दिन में, सी 10 दिन। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 60 तो होगा नहीं, 12 25 60, ये 8 है आपका 120, 12 से 10 बार, 8 से 15 बार, 10 से 12,
यानी ए का एक दिन का काम 10, बी का एक दिन का काम 15, सी का एक दिन का काम 12। पहले दिन काम किससे स्टार्ट होता है? ए से। ए पहले दिन काम 10 किया, दूसरे दिन भी, दूसरे दिन तीनों मिल के काम करते हैं, तो दूसरे दिन काम कितना हो जाएगा? 15, 10, 25, 12, 37। फिर तीसरे दिन 10 काम करेगा, फिर 37। ठीक है, अब देखिए 4 दिन का काम हो गया, तो हमारा 10, 10, 20, 37 दूनी 74 और 20 94, 120 में से 94 काम हो चुका है। फिर 10 दिन 10 काम ए अब अकेले काम करेगा, 104 काम हो चुका। अब काम कितना बचा है हमारा? 120 में से 104 काम हो चुका 16, और अब तीनों मिलके काम करेंगे, यानी यहाँ पे 37। तो हमारा 5 दशमलव कौन सा आंसर है? सिर्फ ऑप्शन सी है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी में 8 है, 7 है, 4 है, हमारा 5 वाला जो है क्या है होगा? आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अब देखो, इनकम कितना है? 95,000, एक्सपेंडिचर कितना है? 75,000, सेविंग कितना है? 20,000। सेविंग कहां से निकाला? 95 में 75 घटा दिए, सेविंग। अब कह रहा है आय में 18% की वृद्धि होती है, तो इसको हम 18% बढ़ाएंगे, यानी 95,000 गुणे 118 और बटे में क्या करेंगे हम? 100। अब 950 का 118 में गुणा करते हैं, तो 0 लिख देते हैं। 95 का 8 में गुणा करते हैं, 9 8 72, 5 बटे 40, यानी 760 को 0, 76 बचा। 95 कम 95 और 76 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 171, यानी कि 17। 95 कम 95, 10, 105, 7, 112। 75,000 को हम 12% बढ़ाएंगे, इसको मिटा देता हूं। अब ये तो गुणा हो गया हमारा, कितना आ गया? आ गया 75,000 गुणे 112 बटे 100। डबल जीरो काट दीजिए। 75 का 2 में गुणा करेंगे, 150 को 0, 15 बचा। 75 एकम 75, 12, 87 को 7, 8 बचा। 75 एकम 75 और 8 हमारा 83, 75 और 8 83 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें से घटाएंगे, तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 11 में से 7 जाएगा 4, फिर यहाँ 1 बचा, 11 में से 3 जाएगा 8, फिर यहाँ पे हमारा 0 बचा है तो 10 हो जाएगा, 10 में 60 जाएगा 2। पहले हमारा सेविंग कितना था? 20,000, अब सेविंग 28,400, यानी सेविंग कितना बढ़ गया? 8,400 सेविंग बढ़ गया। कितने पहली सेविंग थी? 20,000 थी, गुणा कर देंगे 100 का। डबल जीरो से डबल जीरो, इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट देंगे, 2 से कट रहे हैं तो 42% आ रहा है। कहाँ पे गलती हो गई? हमारा लग रहा है गुणा करने में कहीं गलती हो गई, जो हमने बड़ा सा गुणा किया था वो कहीं गलत हुआ है, तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 50 50 50। इसमें अलग तरीके से किया है। यही हम लोग देखते हैं क्या यही गलत हुआ है, क्या यही पे गलत होना चाहिए, देखते हैं। 95,000 गुणे 118 बटे 100, डबल जीरो कट गया, यानी 118 में हम 95 गुणा करते हैं।
जीरो तो था ही पहले से, 950 था, तो 5/40 को जीरो, 4 बचा, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5, 9 8 72 को 2, 7 हासिल, 9 एकम 9, 7 16 को 6, 1 बचा, 9 एकम 9 1 10, 0 0 9 2 11 को 1, 6 5 11, 6 5 11, 1 12 1 2 1, सही तो है, ये भी हमारा सही है, ये भी तो हमारा सही ही है। और व्यय में 12% का वृद्धि, व्यय में 12% का वृद्धि किया गया था, ये भी हमारा कितना आया था, इसको भी कर लेते हैं एक बार, ये वाला तो सही है, ये सही है, तो इसको कर लेते हैं 750, यानी 112 में 75 का गुणा, 112 में 75 का गुणा, 5 दूनी 10 को 0, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, 7 दूनी 14 को 4, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 0 0 6 4 10 को 0, 8 5 13 1 14, 7 1 8, कितना आएगा 84,000। यही अब हमें करना चाहिए, यही कुछ मिस्टेक हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 84,000 घटाएंगे, 0 0 1, 12 में 4 गया 8, 10 में 60 गया 2, यानी 28,100 आया, यानी हमारे वृद्धि कितना हुआ, 8,100 वृद्धि हुआ, 8,100 वृद्धि हुआ, 8,100 किस पे, 20,000 पे, गुणे हम क्या कर देंगे 100, तो यहाँ 00 ए 00 इससे खत्म हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 चौके 8, 0 और 2 पचे 10, हमारा आंसर क्या आ रहा है 40.5%, क्वेश्चन 50 का, तो सही आंसर है। अब जो है हमारा आंसर सही आया है, जो मैंने वो गुणा किया था उसका वही गलत हुआ था। कह रहा है एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी, टाइम देख लें क्या हो रहा है, ड्यूटी भी जाना रहता है। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 पेन खरीद रहा है, तो 180 और वहां पे 40 है, यहाँ पे 24 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 180/24 माइनस 180/40 कर देंगे, 40 और 24 का एलसीएम 120, 24 पचे 18 पचे 24 से 5 बार यानी यहाँ 900, 40 से 3 बार यानी आपका 540, घटाएंगे 360 बटे 120, 120 से कट करेंगे, अंतर आ जाएगा 3 रुपए का, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, तो क्या करेंगे, देखिए 2400 अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य कितना है 2400, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, तो डिस्काउंट देंगे 40% का, यहाँ हो जाएगा 60, 100 में से 40 गया 60, लाभ कितना कमा रहा है 20%, 100 में 20 जोड़ देंगे, अब कट करेंगे 60 से 2 बार, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 1200, हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1200 रुपए, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, 10% की हानि हुई, अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी चाहिए कि उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो, तो पहले उसका हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 72,000 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 20% का छूट दे रहा है यानी 100 माइनस 20 80, 10% का हानि हो रहा है यानी 100 में से घटाना पड़ेगा 90, 0 से 0 खत्म, 9 से कट करेंगे, ये 8,000 आ जाएगा, 8,000 का 8 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि अंकित मूल्य आ गया 64,000। अब कह रहा है 440 रुपए का लाभ हो,
तो 440 रुपए लाभ के लिए सेकंड विक्रय मूल्य क्या हो जाए, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 64,440। अब 72,000 में से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे 72,000 में से इसको घटाएंगे, यही तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 72,000 में घटाइए, 0 में 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया आपका 5, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 6 में 6 गया 0, और डिस्काउंट किस पे दे रहे हो आप 72,000 पे दे रहे हो। डिस्काउंट किस पे दे रहे हो, ये 7,560 रुपए का मतलब है यहाँ पे कि 72,000 की कोई वस्तु आप बेच रहे हो 64,440 में, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो, तो 7,560 रुपए डिस्काउंट हुआ किस पे 72,000 पे, गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100, 00 से 00 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 से कट करते हैं 9 बार, 9 से कट जाएगा, 9 से काटते हैं 9 अठे 72, 9 अठे 72, 9 चौक 36, 4 से काटते हैं 2 बार, 4 से काटते हैं इसको 21/2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10.5%। कितना डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड नीचे दोनों स्पीड का टोटल। 16 से कट करेंगे 5 बार, 64 का 2 में गुणा करेंगे 128, 128 में 5 से भाग देंगे, 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 पचे 25, 5 छक 30, हमारा कितना आ जाएगा 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है यदि 5x - 2y बटे 2x - 2y बराबर 9/17, तो 9x + 13y का मान, तो x और y का वैल्यू निकालते हैं। 5x - 2y बटे x - 2y, इसका वैल्यू क्या है 9/17 है, गुणा करते हैं 17 पचे 85, x - 34y बराबर 9x - 18y। 85x में से 9x घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 76x, और ये उधर जाएगा 76x बराबर 16y, 4 19x, x बटे y बराबर क्या आ जाएगा 4/19, तो x का वैल्यू 4 लिख देते हैं, 9 × 4 बटे 13 × 19, तो हमारा 9 चौक 36, सिर्फ यहीं पे है तो हमारा क्या हो जाएगा 36/247। एक शहर के भालुओं की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितना है 21,218, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या वर्तमान में कितना है 21,218, आपको पूछ रहा है पूर्व का, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना परसेंट की दर से बढ़ रहा है 3%, नीचे 103 गुणे 100 और फिर नीचे 103, 103 का 103 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा, 103 और 103 का कट करेंगे, यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा 100 और 100 में करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20,000। एक काम आपका है कि इसको करिएगा, कैसे मैंने देखा 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, इकाई के अंक 9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इकाई का अंक आ जाएगा 8। इस तरह से अंदाजे से इसको किया मैंने। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला πr²h, यानी 22 गुणे व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 गुणे ऊंचाई 2, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 गुणे 2 44, इसका वक्र पृष्ठ आ गया, संपूर्ण पृष्ठ 2 गुणे 22/7। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में r + h, r का वैल्यू कितना है 7, r और h जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 44 यहाँ है ही,
44 का फिर आप क्या करेंगे, 9 में गुणा करेंगे। गलती हो रहा है क्या कहीं पे, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर प्लस एच बाईस दूनी 44, 7 और 2 9, 9 चौक 36 को 6, यहाँ पे 2 का गुणा भूल गया, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, पाई आर एच यानी यहाँ पे 88 हो जाएगा, ध्यान दो 88 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का गुणा यहाँ 9 में करेंगे, यहाँ पे 88 होगा, ध्यान देना, 9 चौक 36 है, 3 बचा, 9 चौक 36 3 39, अब 396 में हम जोड़ेंगे 88, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 484 वर्ग सेंटीमीटर। कर 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन लेते हैं, तो 2 महिलाओं और 4 बच्चों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो 5 महिलाएं कितने दिन में, 5 × 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 बच्चे 8 चाइल्ड 10 दिन में, यानी काम के बराबर काम कर दिया। तो 40 महिलाएं जो है 80 बच्चों के बराबर हैं। तो एक महिला और एक बच्चे का अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 80/40, यानी कि एक महिला 2 बच्चे के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 महिला है, कितने बच्चों के बराबर हो जाएंगी, 4 बच्चों के, 4 बच्चे ए 4 बच्चे ए, महिलाओं को हमने बच्चों में बदल दिया, यानी 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे यही बताना है। तो 8 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दिव्या ने 3,50,000 में एक कार खरीदी और 4,35,000 में बेच रही, उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे 3,50,000 कितना फायदा हुआ, 85,000 का तो फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, 3,50,000 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100, 3 0 3 0 कट करिए, 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 85 का 2 में गुणा करेंगे 170/7, 7 से कट करेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, तो 24 दशमलव के एक स्थान तक, तो यही हमारा सही हो जाएगा, 24 यहीं पे है बस। कह रहा है कितने समय में 80,000 रुपए की राशि 1,17,128 हो जाएगी यदि 10% प्रति वर्ष ब्याज दर पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। कितना ब्याज मिल रहा है, 20, 17 उधर, 37,128 मिल रहा है ब्याज। तो यहाँ पे हमारा 37,128, 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 साल हो जाएगा क्या, क्योंकि देखो 80,000 का जब आप देखोगे 10% कितना होगा, 8,000 रुपए, 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000। एक 17,128 फार्मूला से करते हैं बटे 80,000 बराबर 100 + 10, यानी यहाँ पे क्या 11/10 का आप क्या लिख सकते हो, एंड टाइम लिख दो, समय पता नहीं है तो समय ही तो निकालना है हमें। 2 से कट करते हैं, 2 से कट किया जाए, किससे कट किया जाए, ताकि 3 बार गुणा करने पे आपका 0 3 ही बचे, ऐसा से कट करते हैं। दो 20 से, लेकिन यहाँ पे 0 तो नहीं बचेगा ना, चलिए कटते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16,
2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। 4 से कट करें अगर 1, 4 से कट जाएगा एक बार, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 एक कम 4। अब किससे काटा जा सकता है? 14 641। अच्छा, अगर एक किसका स्क्वायर हो सकता है? नीचे 10 का और ऊपर 11 का। 11 का 4 घात करोगे इतना आ जाएगा। 11 का 4 घात नीचे 10 का 4 घात। 11 का 4 घात करोगे तो ए इससे खत्म हो जाएगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो कहा ना जा सके। तो जो कहा ना जा सके क्या हो जाएगा? अकथ्य। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, जो अशुद्धि है बताना है। तो देखिए, उपदेश सही है, भाषा सही है, दिया सही है, पाली आपका छोटी ई का मात्रा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन ए। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लालसा। तो ऑप्शन ए हमारा लालसा। टिप्पस भिड़ाना, टिप्पस भिड़ाना का अर्थ होता है सिफारिश करवाना। क्या? सिफारिश करवाना। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी जो है नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ऑप्शन सी। शरीर का कोई भाग, अवयव। ऑप्शन बी। पेड़ बढ़ता गया, प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो पेड़ बढ़ता गया तो क्या है? कंटिन्यूटी है यहाँ पे, तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। करण खाने बीच मिठाई लाया, तो हमारा क्या हो जाएगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया। ऑप्शन ए। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है। तो क्या हो जाएगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सरस्वती का पर्यायवाची शारदा। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। तुम किस काम के हो, यानी किस मर्ज की दवा हो तुम। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, क्या हो जाएगा? शिक्षक। लकड़ियों का समूह क्या हो जाएगा? गट्ठर। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। यहां से हमें भरने हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि चलिए। कह रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव जो होता है उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार जो है भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी क्या होता है? पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ने में क्या है? छोड़ने में भलाई है। मनुष्य तो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। तो फ्रेंड, 80 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब आपको इस मॉक टेस्ट से सीखना क्या है? आपके पास अभी समय भरपूर पड़ा है, समय भरपूर पड़ा है। अब आप क्या करिए, आपके पास समय भरपूर पड़ा है, किसी एक एक विषय को अच्छा करते जाइए। एक हफ्ते में एक ही मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उस एक सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करिए। अब क्या करो, एक सब्जेक्ट में जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक को क्या है? पकड़िए। आप उस टॉपिक को पकड़िए और एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट को अच्छा करिए। क्या करिए? एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट को आप अच्छा करने पे फोकस करिए।
फिर अगले हफ्ते में दूसरा सब्जेक्ट को अच्छा करिए। इस तरह से आप हर महीने में चारों सब्जेक्ट अच्छा करने का मतलब इस सब्जेक्ट पे कम से कम 5 घंटा पर डे टाइम दीजिए, बाकी पे सब्जेक्ट पे आप 1 से 1.5 घंटा टाइम दीजिए, यानी 8 घंटा लगभग अगर आप पढ़ते हैं तो इसको अगर 4 घंटा दीजिए, बाकी 3 सब्जेक्ट को 1.5 घंटा दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक एक सब्जेक्ट हर हफ्ते में अच्छा होता जाएगा। ऐसे मान लो आप 5 महीना कर देते हो, एग्जाम जाके आपका कब होगा, एसएससी जीडी का अभी चल रहा है जून, अगले साल जनवरी में होगा, तब तक आपको 6 महीना यानी कि आपका 6 बार हर सब्जेक्ट पर फोकस हो जाएगा। एक एक हफ्ते आप अधिक पढ़ लेंगे उस सब्जेक्ट को, आपका निश्चित मैं बता रहा हूँ 140 प्लस जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से मॉक टेस्ट देके फिर आप अपना सब्जेक्ट अच्छा करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट अच्छा करिए, और इससे अच्छा भी आप एग्जाम और भी कई एग्जाम क्रैक कर जाएंगे साथ में। जय हिंद, जय भारत।